हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटर यानी कि प्रत्यावर्तक। आज जो है अपना अल्टरनेटर का तीसरा पार्ट रहने वाला है। कौन सा तीसरा पार्ट रहने वाला? आज की क्लास में जो है हम अल्टरनेटर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। कल की क्लास में जो हमने समझा था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है और पिच फैक्टर क्या होता है, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ कर आए थे। और जो ट्रांस अल्टरनेटर का जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में मैंने आप सभी को विस्तार से बताया था। आज क्या समझेंगे? आज हमें इसकी ईएमएफ इक्वेशन के बारे में समझेंगे, इसकी रेटिंग किस में दी जाती है, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में समझेंगे, और जो सबसे मेन पॉइंट है, जो एक अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज कैसे किया जाता है। अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज कैसे किया जाता है? सिंक्रोनाइज का मतलब है कि पैरेलल में कैसे चलाया जाता है काफी अल्टरनेटर को। जैसे हमें दो या तीन अल्टरनेटर या फिर उससे ज्यादा अल्टरनेटर को समांतर में चलाना है, यानी पैरेलल उनके कनेक्शन करने हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे वो विधि हम समझेंगे। चार विधियां होती हैं, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं वो। तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में समझेंगे विद्युत वाहक बल समीकरण यानी कि ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन देखियो, डीसी मोटर में तो हमें फ्रीक्वेंसी का तो पता नहीं होता, ठीक है। उसमें जो ईएमएफ इक्वेशन का कैसे निकालते थे, N p/Z/60A, ये चीज होती थी किसमें? डीसी जनरेटर के अंदर। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटर यानी कि एसी जनरेटर के बारे में। इसमें जो ईएमएफ इक्वेशन होती है, इसमें जो ईएमएफ की जो इक्वेशन होगी ना, वो आरएमएस मान में दी जाती है। किसमें? आरएमएस मान में दी जाती है। कैसे? देखिए, ई आरएमएस 4.44 TF/, केपी, केसी, केडी। लो भाई, जो विद्युत ईएमएफ इक्वेशन होती है वो ई आरएमएस यानी कि आरएमएस में दी जाती है, और उसका मान होता है 4.44 TF/, केपी, केडी। केसी लिखो या फिर केपी लिखो, एक ही बात है। केपी यहाँ पर क्या है? कोयल स्पैन फैक्टर को दर्शा रहा है। किसको? कोयल स्पैन फैक्टर को। केडी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को दर्शाता है, ठीक है। एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को, और फाई यहाँ पर फ्लक्स को दर्शा रहा है। टी यहाँ पर स्पीड को दर्शाता है, ठीक है। तो सॉरी, स्पीड को नहीं दर्शाता ये। टी क्या है यहाँ पर? टी आर्मेचर चालकों की संख्या को दर्शा रहा है यहाँ पर। आरएमएस मान आपको पता चल गया। ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है? ट्रांसफार्मर की जैसी ही होती है, जैसे ट्रांसफार्मर में होता था, ठीक है। ट्रांसफार्मर में भी जो ईएमएफ जो होती है वो आरएमएस में होती है, और अल्टरनेटर के अंदर भी 4.44। टी यहाँ पर आर्मेचर टर्न को दर्शा रहा है, एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को, फाई यहाँ पर फ्लक्स को, के पी यहाँ पर कोयल स्पैन फैक्टर को, और के डी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को दर्शाता है। ईएमएफ इक्वेशन आपके बाद आपको समझ आ गई होगी। जो इसकी डेरिवेशन है वो ज़्यादा बड़ी है, वो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए जो आपको याद रखने वाली जो चीज़ है वही बता दी है। याद इसमें आपको ये चीज रखनी है। अब जो है इससे आगे चलते हैं, उसमें क्या है? प्रत्यावर्तकों की रेटिंग यानी कि जो अल्टरनेटर की रेटिंग है वो किस में दी जाती है? अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में दी जाती है। केवीए कोस फाई भी लगता है इसके साथ। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटर में एसी ईएमएफ उत्पन्न होता है, और एसी में पावर फैक्टर का कुछ ना कुछ मान होता है। डीसी में तो हम सभी को पता है, जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में दी जाती थी? किलोवाट में दी जाती थी या फिर मेगावाट में दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। उसमें पावर फैक्टर अगर होता भी है तो वो एक ही होता है, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर होता है डीसी के अंदर, इसलिए वहां पर पावर फैक्टर की बात नहीं की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर में होता है शक्ति गुणांक, जो कि शक्ति लोड धारा पर निर्भर करता है। किस पर? लोड धारा पर निर्भर करता है पावर फैक्टर। इसलिए जो इसकी रेटिंग है वो केवीए में दी जाती है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो केवीए कोस फाई है, केवीए कोस फाई है, उसका मान जो है के डब्ल्यू के समान होता है, यानी कि किलोवाट के बराबर होता है। क्योंकि इसमें डीसी के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता, इसलिए उसमें कोस फाई लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटर में हमें कोस फाई लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जब भी अल्टरनेटर की रेटिंग दी जाती है वो केवीए में दी जाती है। किसमें? केवीए के अंदर दी जाती है। अब बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की, यानी कि वोल्टता नियमन की। ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में इस चीज को समझाकर आ चुका हूं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। इसमें एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, अल्टरनेटर की जो घूर्णन गति है, अल्टरनेटर की
जो घूर्णन गति होती है और जो इसके अंदर विद्युत धारा दी जाती है इसके द्वारा, विद्युत धारा, उन दोनों को अगर नियत रखा जाए, किसको, घूर्णन गति को और विद्युत धारा के परिमाण को, उसके मैग्नीट्यूड को अगर हम नियत रखे, कांस्टेंट रखे, तो नो लोड से फुल लोड के बीच में वोल्टेज में कितना डिफरेंस आता है, उसी को हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, अल्टरनेटर की घूर्णन गति को और विद्युत धारा को अगर हम नियत रखते हैं, उसके परिमाण को अगर समान रखते हैं, तो नो लोड से फुल लोड तक के बीच में जो वोल्टेज में डिफरेंस होगा, उसी को हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। अब वोल्टेज रेगुलेशन को निकाला कैसे जा सकता है? वोल्टेज रेगुलेशन को मैं वी आर से लिख रहा हूं। देखिए, वोल्टेज इन नो लोड माइनस वोल्टेज इन फुल लोड अपॉन वोल्टेज इन फुल लोड। अगर हमें परसेंटेज में निकालना है इसको, तो इसके साथ गुणा 100 लगा देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। वोल्टेज रेगुलेशन मैंने क्या कहा, घूर्णन गति को और विद्युत धारा के मान को समान रखने के बाद हम ये देखते हैं कि नो लोड से फुल लोड के बीच में वोल्टेज में कितना डिफरेंस आया है, उसी को हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज इन नो, फॉर्मूला क्या है इसका, वोल्टेज इन नो लोड माइनस वोल्टेज इन फुल लोड बटा में वोल्टेज इन फुल लोड इंटू 100। अब बात ये ध्यान रखने वाली क्या है, जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान है ना, वो पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान किस पर डिपेंड करता है? पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब अग्रगामी शक्ति गुणांक के लिए लोड बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है, जिससे वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, वोल्टेज रेगुलेशन का मान हमेशा कम रहना चाहिए, ना कि ज्यादा। अगर वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम है तो उसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन माना जाता है। ठीक है, अब जो अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन किस पर होता है? अग्रगामी, एक मिनट, किस पर होगा? अग्रगामी पावर फैक्टर, अग्रगामी जो पावर फैक्टर होगा, तो वहां पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि लोड बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टता बढ़ जाती है इसकी। अग्रगामी शक्ति गुणांक पर जब एक अल्टरनेटर कार्य करता है, तो जब उस पे हम लोड बढ़ाते हैं तो उसकी टर्मिनल वोल्टता भी बढ़ जाती है। किस कंडीशन में? अग्रगामी शक्ति गुणांक की कंडीशन में। तब वहां पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम हो जाता है। अब जो, लेकिन अगर हम मान लेते हैं पश्चगामी पावर फैक्टर है, क्या है? पश्चगामी पावर फैक्टर है, तो वहां पर जो लोड बढ़ने के साथ टर्मिनल वोल्टता घट जाती है। अगर एक अल्टरनेटर पश्चगामी पावर फैक्टर पर कार्य कर रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य कर रहा है, तो जब अब हम उस पर लोड बढ़ाएंगे, उसके टर्मिनल वोल्टेज पर लोड डालेंगे और बढ़ाएंगे, तब क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन का मान बढ़ जाता है। उससे क्या है, टर्मिनल वोल्टता घटती है, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब जो है ना, इसकी वोल्टेज रेगुलेशन की 3 विधियां होती हैं। किसकी? वोल्टेज रेगुलेशन की। देखिए बताता हूं, वोल्टेज रेगुलेशन की 3 विधियां होती है। कौन सी? एक होता है ईएमएफ मेथड। ईएमएफ मेथड कोई अच्छा मेथड नहीं है, ये निराशावादी मेथड है। इसको जो क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है निराशावादी विधि। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है निराशावादी विधि। इसको जो है एक अन्य नाम क्या होता है? तुल्यकाली प्रतिबाधा के नाम से भी जाना जाता है। तुल्यकाली प्रतिबाधा। देखिए, जो एग्जाम में इस जगह से कोई सवाल पूछा जाएगा ना, तो यही है कि इसमें इनका आपको नाम पूछ लेगा कि जो ईएमएफ मेथड है, वोल्टेज रेगुलेशन की जो ईएमएफ विधि होती है, उसका अन्य नाम क्या है। और सवाल में पूछा भी गया है, एक बार सेंटर के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन के मेथड होते हैं, जैसे ईएमएफ मेथड है, उसका अन्य नाम क्या है? उसका अन्य नाम है तुल्यकाली प्रतिबाधा। ठीक है, इसको निराशावादी विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इससे प्राप्त जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान है वो सदैव अधिक होता है। क्या होता है? ईएमएफ मेथड से अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं तो क्या होगा, उससे ईएमएफ वोल्टेज रेगुलेशन का मान हमेशा ज्यादा ही आता है। इसलिए इसको निराशावादी विधि कहा जाता है। अन्य नाम याद रखना, तुल्यकाली प्रतिबाधा,
ठीक है। और इसके बाद एक मेथड होता है एमएमएफ मेथड। कौन सा? एमएमएफ मेथड। ठीक है। ये जो है इसको अच्छी विधि कहा जाता है। कैसी? आशावादी विधि। ये वोल्टेज रेगुलेशन की आशावादी विधि है, क्योंकि जो इससे प्राप्त वोल्टेज रेगुलेशन का मान होता है वो वास्तविक मान से कम होता है। जो एक अल्टरनेटर का मान ले जो वास्तविक मान होता है ना वोल्टेज रेगुलेशन का, उससे कम होगा इसका जो वास्तविक मान, वो असली जो मान आएगा वोल्टेज रेगुलेशन का, वो क्या होगा? वास्तविक से कम प्राप्त होगा। ठीक है। और एक जो तीसरी विधि होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, उसको बोला जाता है पोइटर। क्या बोला जाता है? पोइटर ट्रायंगल मेथड। क्या बोला जाता है? पोइटर ट्रायंगल मेथड। इसका जो अन्य नाम है जीरो पावर फैक्टर विधि भी है। जीरो पावर फैक्टर मेथड या फिर शून्य शक्ति गुणांक विधि। शून्य शक्ति गुणांक विधि एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है ये। आया हुआ सवाल है एग्जाम में। क्या क्या पूछा गया था कि जो पोइटर ट्रायंगल मेथड होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, उसका अन्य नाम क्या है? उसका अन्य नाम होता है जीरो पावर फैक्टर मेथड। ठीक है। और इसको बहुत ही अच्छी विधि माना जाता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। सर्वश्रेष्ठ विधि। क्या? सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ विधि इसको कहा जाता है। ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं हम कुछ लॉसेस की तरफ, कि जो अल्टरनेटर के अंदर कौन कौन से लॉसेस होते हैं। देखिए, जितनी भी जो मशीनें होते हैं विद्युत चुम्बकीय मशीनें, तकरीबन सब में एक जैसे ही लॉस होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है? जैसे ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर कोई यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल लॉस नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर घूमने वाला भाग नहीं होता। लेकिन जो मशीनें जिन मशीनों के अंदर घूमने वाला भाग होता है और वो विद्युत चुम्बकीय मशीनें होती हैं, तो उनके अंदर समान ही लॉस होते हैं। देखिए, जैसे इसके अंदर अल्टरनेटर के अंदर क्या होंगे? कॉपर लॉस होंगे, कॉपर लॉस होंगे, या फिर आयरन लॉस होंगे। और इसके अंदर घूमने वाला भाग होता है, इसलिए इसके अंदर मैकेनिकल लॉस भी होंगे। कौन से? मैकेनिकल लॉस भी होंगे। अब कॉपर लॉस कौन से होते हैं? जो स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग होती है, आर्मेचर के अंदर जो स्टेटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और रोटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग की जाती है, उनके अंदर जो लॉस होते हैं उनको कॉपर लॉस कहते हैं। अब आयरन लॉस कैसे होते हैं? आयरन लॉस आप सभी को पता है दो प्रकार के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, और एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। ठीक है। इन सभी के बारे में अब आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चैप्टर के बारे में हम क्या बता कितनी बार बातें कर चुके हैं। देखिए, डीसी मोटर में हमने इसके बारे में पढ़ा, डीसी जनरेटर में हमने इसके बारे में पढ़ा, अल्टरनेट उसके ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर के में हमने इसके बारे में पढ़ा, और जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है उसके अंदर भी हम इन दोनों के बारे में क्या पता कितनी बार बातें कर चुके हैं। एक बार इनका फॉर्मूला आपको बता देता हूं। देखिए, जो हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसों के लिए जो हिस्टैरिसीस लॉस हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है के एच, लिख सकता हूं। जो हिस्टैरिसीस गुणांक होता है, हिस्टैरिसीस गुणांक होता है, ठीक है, के एच बी 1.6 एफ वी। ये किसके लिए होता है? ये हिस्टैरिसीस लॉस के लिए होता है। और एडी करंट के लिए क्या बताया था? के ई बी स्क्वेयर एफ स्क्वेयर टी स्क्वेयर वी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर वी स्क्वेयर। ठीक है। ये होता है एडी करंट के लिए, और ये होता है हिस्टैरिसीस लॉस के लिए। और जो ये आयरन लॉस होती है, ये किस पर? ये लोड पर डिपेंड नहीं करते। किस पर? लोड पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये किस पर डिपेंड करते हैं? या तो वोल्टेज पर डिपेंड करेंगे, या फिर फ्रीक्वेंसी पर, या फिर फ्रीक्वेंसी की जगह हम बताए तो हम गति भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो गति पर ही फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। कैसे? कल आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? P इंटू एन बटा 120, यानी कि पोल पर और नंबर पर, स्पीड पर। ठीक है। फ्रीक्वेंसी और गति पर भी आयरन लॉस डिपेंड करते हैं। और जो मैकेनिकल लॉस है वो तो रोटेशन से उत्पन्न होते हैं। किसे? या जो रोटर घर्षण करता है, घर्षण से या फिर रोटेशन से, घर्षण से या फिर रोटेशन से मैकेनिकल लॉस होते हैं। इन सभी के बारे में तो आपको पता ही होगा।
ठीक है, 3 प्रकार के लॉस हमने पढ़े हैं इसके अंदर, अल्टरनेटर के अंदर, कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। ठीक है, याद क्या रखना आपको, जो हिस्टैरिसीस और एडी करंट के जो मैंने फॉर्मूले बताए ये आपको याद रहने चाहिए, मुंह जुबानी याद रहने चाहिए। और ये किस पर डिपेंड करते हैं, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी या फिर गति पर, लोड पर ये डिपेंड नहीं करते। लोड पर कौन से लॉस डिपेंड करते हैं, लोड पर करते हैं कॉपर लॉस। अगर लोड ज्यादा है तो लॉस भी ज्यादा है, अगर लोड कम है तो लॉस भी कम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेन पॉइंट पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, प्रत्यावर्तकों का तुल्यकालीकरण है या फिर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर। यहां पर सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है कि अल्टरनेटरों को समांतर में चलाना, उसी को जो है सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या है, दो या दो से अधिक प्रत्यावर्तकों को समांतर क्रम में पूर्ण समन्वय के साथ संयोजन करना तुल्यकालीकरण कहलाता है। ठीक है, और जो इसमें दो, जैसे दो मशीनें तो होंगी, एक तो होती है रनिंग मशीन, एक होती है इनकमिंग मशीन, एक होती है जो पहले से ही चल रही मशीन, जो पहले से ही जो अल्टरनेटर चल रहा है उसको हम कहते हैं रनिंग मशीन, रनिंग मशीन। अब उसके साथ अन्य कोई अल्टरनेटर को समांतर क्रम में हमें चलाना है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहा जाएगा इनकमिंग मशीन, इनकमिंग मशीन। समझ आ गया होगा, जो पहले से अल्टरनेटर चल रहा है उसको कहा जाता है रनिंग मशीन। अब उसके साथ हमें कोई दूसरा अल्टरनेटर उसके समांतर में चलाना है उसको कहा जाएगा इनकमिंग मशीन। क्या कहा जाएगा, इनकमिंग मशीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपको। ठीक है, अब जो है इसको चलाने के लिए क्या जो इसकी कंडीशन है उसको फुलफिल होना चाहिए। देखिए, जो इनकमिंग मशीन का जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, वो रनिंग मशीन के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज दोनों ही अल्टरनेटर का समान होना चाहिए। और क्या है, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो समान होनी चाहिए। और फेज क्रम समान होना चाहिए, फेज क्रम। 3 कंडीशन है, अगर ये तीनों फुलफिल हो रही है तो अल्टरनेटर को हम आसानी से चला सकते हैं समांतर में। वोल्टेज समान होनी चाहिए दोनों की, टर्मिनल वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी उनकी समान होनी चाहिए और फेज क्रम उनका समान होना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा कि अल्टरनेटर को क्यों चलाया जाता है समांतर में, क्योंकि अगर मान लीजिए ओवरलोड हो गया है, कोई एक अल्टरनेटर पर ज्यादा लोड आ रहा है और उसके उसके साथ एक अन्य अल्टरनेटर को जोड़कर हम उसके लोड को कम कर सकते हैं। कैसे, अन्य लोड को जोड़ को से कम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक अल्टरनेटर खराब भी हो जाए तो दूसरा अल्टरनेटर उसको सप्लाई को बाधा नहीं होने देता है, लाइन को ब्रेकडाउन नहीं होने देता है। ठीक है, इससे क्या है, दक्षता भी बढ़ जाती है, लोड की कमी को पूरा करता है ये। अब जो है ना, सिंक्रोनाइजेशन की 4 विधियां होती हैं, मैंने आपको बताया था जो सिंक्रोनाइजेशन है उसकी 4 विधियां हैं। एक होता है डार्क लैंप मेथड, एक होता है ब्राइट लैंप मेथड, एक होता है डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड, एक होता है सिंक्रोस्कोप मेथड। इन 4 मेथड के द्वारा हम 2 अल्टरनेटरों को आपस में समांतर में चला सकते हैं, 2 या उससे ज्यादा अल्टरनेटरों को। सबसे पहले हम समझेंगे डार्क लैंप मेथड को। देखिए, डार्क लैंप मेथड क्या होता है, देखिए ये ऊपर होगी आर वाई और बी, 3 फेस हो गए ऊपर आर वाई बी के। अब ये जोड़ा कहाँ गया है, देखिए बी को, ये तो होगी पहले जो रनिंग मशीन है जो यहाँ पर जोड़ी गई है पहले, इसको कहा जाता है रनिंग मशीन, रनिंग मशीन। और जो ये अल्टरनेटर है जो बाद में जोड़ा गया है इसको कहेंगे रनिंग मशीन, इसको कहेंगे इनकमिंग मशीन। क्या कहेंगे, इनकमिंग मशीन, इसको कहा जाता है इनकमिंग मशीन। ठीक है, अब जो है इसमें डार्क लैंप मेथड में क्या होता है, आर से आर को जोड़ दिया, वाई को वाई से जोड़ दिया, बी को बी से जोड़ दिया। अब इनके साथ हम एक बल्ब लगाते हैं, हर फेस के साथ बल्ब कनेक्ट किया जाता है चेक करने के लिए कि क्या ये अल्टरनेटर आपस में सही से कनेक्टेड है, क्या ये चलाने के लायक है या नहीं। बीच में देखिए यहाँ पर एक स्विच लगाया हुआ है, तीनों फेज होगा, टीपी स्विच। क्या लगाया गया है, यहाँ पर एक स्विच लगाया गया है। अब पहले इनको चेक किया जाएगा कि अगर ये बल्ब सही तरीके से काम कर रहे हैं जैसा इन्हें करना चाहिए तो हम इस टीपी स्विच को लगा सकते हैं। देखिए कैसे किया जाता है, वो कैसे कनेक्ट किए गए हैं। देखिए
बी फेज के बल्ब को बी फेज से कनेक्ट कर दिया, वाई फेज के बल्ब को वाई फेज से कनेक्ट कर दिया, और आर फेज के बल्ब को आर फेज से कनेक्ट कर दिया जाता है। आर से आर को देखिए, जिस तरीके से आर वाई बी है, इनके जो बल्ब कनेक्ट किए जाएंगे वो भी आर वाई बी के क्रम में ही किए जाएंगे जो बल्ब कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, जो बल्ब है वो किस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं, आर वाई बी से ही कनेक्ट किए जाते हैं। जो फेज क्रम है ना वो तो समान ही होता है। देखिए, आर से आर जुड़ा हुआ है, वाई से वाई जुड़ा हुआ है, बी से बी जुड़ा हुआ है। और डार्क लैम्प मेथड में आर वाई बी फेज से आर वाई बी फेज से ही कनेक्ट किए जाएंगे जो बल्ब होते हैं। अब इसमें चेक, इनको बल्ब को चेक करने की होती है, 3 तरीके होते हैं चेक कर सकते हैं हम। देखिए बताता हूँ आप सभी को कैसे। अगर हम मान लेते हैं सबसे पहले कंडीशन में कि अगर ये जो बल्ब हैं ये जलते बुझते रहते हैं। देखिए, डार्क लैम्प मेथड से हम नाम से ही पता चल रहा है, जब तीनों बल्ब बुझ जाएंगे, अगर ये चलाने के चेक करने के बाद अगर तीनों लैंप बुझ जाते हैं ना, तो हम समझ लेते हैं कि इस अल्टरनेटर के अंदर सब कुछ सही है, हम इसको चला सकते हैं। डार्क से हम समझ गए कि तीनों बल्ब बंद हो जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि अल्टरनेटर सही कंडीशन में जुड़े हुए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वोल्टेज सेम है और फेज क्रम भी सेम है। ठीक है, डार्क से हम समझ जाएंगे। देखिए, अगर हमने पहले चेक किया कि ये लैंप है जो अगर जल बुझ रहे हैं, अगर जलते बुझते रहते हैं, अगर ये हमने चेक करने के इनको चलाया तो ये क्या है, ये जलते बुझते रहते हैं, तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है इस अल्टरनेटर की और दूसरे अल्टरनेटर की, दोनों की अलग अलग है। क्या देखा हमने, जो अगर ये जलते बुझते रहते हैं बल्ब, तो हम ये समझ लेंगे कि जो दोनों अल्टरनेटर है उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो अब उस फ्रीक्वेंसी को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम सभी को पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n इंटू पी बटा 120। अगर फ्रीक्वेंसी अलग है, क्या हम पोल की संख्या में बदलाव कर सकते हैं अल्टरनेटर की? अगर एक अल्टरनेटर बना हुआ है, तैयार हुआ है, तो क्या हम उसके पोल की संख्या को बदल सकते हैं? कभी नहीं बदल सकते। तो हम क्या बदल सकते हैं, हम उसकी स्पीड को बदल सकते हैं, और स्पीड जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, जो इनकमिंग मशीन है, प्राइम मूवर की मदद से घूर्णन गति को कम या ज्यादा करके, अगर फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा है तो उसी हिसाब से हम स्पीड को कम या ज्यादा कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? प्राइम मूवर की हेल्प से। तो जब आवृत्ति समान हो जाती है तो वो क्या है, बल्ब बंद हो जाते हैं। कब? जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। ये तो होगी पहली कंडीशन। फ्रीक्वेंसी को हमने चेक कर लिया, फ्रीक्वेंसी होगी चेक। अब अगर बल्ब एक साथ नहीं जलते बुझते हैं, मान लीजिए ये बल्ब है, ये अभी जल रहा है, और ये बल्ब अभी बंद पड़ा है, और ये जल गया, ये बंद हो गया, ये जल गया, ये बंद हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये जलते बुझते एक समान, एक टाइम पर ये जलते बुझते नहीं है। तो हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, जो इसका फेज क्रम है ना वो अलग है भाई, जो फेज सीक्वेंस है उसमें डिफरेंस है। यहां से हम ये पता लगा सकते हैं। कैसे? अगर ये बल्ब एक साथ नहीं जलते बुझते हैं तो इसका मतलब उसका फेज क्रम गलत है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम जो इनकमिंग मशीन है, ये अल्टरनेटर बी है, जो इसके फेज क्रम को किसी दो फेजों को आपस में बदल देंगे, अगर फेज सीक्वेंस गलत है तो। ठीक है, क्या कर देंगे, दोनों को अलग एक दूसरे से बदल देंगे, या तो आर वाई को आपस में बदल देंगे, या वाई बी को, या फिर आर बी को आपस में बदल देंगे, तो फेज सीक्वेंस उसका ठीक हो जाएगा। फिर इस कंडीशन में बल्ब जो है बुझ जाते हैं। ठीक है, अब एक तीसरी कंडीशन है, अब क्या, वोल्टेज चेक करनी रहेगी। देखिए, हमने फ्रीक्वेंसी को भी चेक कर लिया, हमने वोल्टेज इसको फेज सीक्वेंस को भी चेक कर लिया। अगर लैंप जो है कम जग रहे हैं, कम रोशनी दे रहे हैं, तो इससे क्या है, वोल्टेज कम होती है। दोनों की वोल्टेज में डिफरेंस है भाई। इनका अल्टरनेटर में भी, पहले अल्टरनेटर में और जो दूसरा अल्टरनेटर है, दोनों की जो वोल्टेज है वो समान नहीं है। अब वो कैसे ठीक कर सकते हैं हम? फील्ड रेगुलेटर से। जो इनकमिंग मशीन होती है ना, इनकमिंग मशीन ये वाली अल्टरनेटर बी, इसके फील्ड रेगुलेटर से वोल्टता को कम ज्यादा कर सकते हैं। किससे? फील्ड रेगुलेटर से वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं।
अगर अब हमने तीनों कंडीशन चेक कर ली, वोल्टेज भी और फ्रीक्वेंसी भी और फेज सीक्वेंस भी, अब अगर ये तीनों सही है तो ये जो तीनों बल्ब है ना, तीनों बल्ब बुझ जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी भी सही है, वोल्टेज भी सही है और फेज सीक्वेंस भी सही है। फिर हम जो है इन दोनों अल्टरनेटर को इस टीपी स्विच लगाकर, ये जो टीपी स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, इसको कनेक्ट करके हम दोनों अल्टरनेटरों को चला सकते हैं पैरेलल में। ठीक है, ये था डार्क लैंप मेथड। अब इसी के समान एक होता है ब्राइट लैंप मेथड। क्या होता है ब्राइट लैंप मेथड? उसमें क्या होता है, देखिए ये एक फेस होगी, ये आर फेस हो गया, ये वाई फेस हो गया और ये बी फेस हो गया, मान लेते हैं। चलिए इनको कलर के हिसाब से बना देते हैं। देखिए ये आर फेस हो गया, ये वाई फेस हो गया और ये बी फेस हो गया, आर वाई बी। अब इसमें जो हम वो नहीं बनाएंगे, कौन सी मशीन, ये मशीन बनाने की जरूरत नहीं है, रनिंग मशीन। जो मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूं उसको समझिए। इसमें एक अल्टरनेटर लगा दिया है नीचे रनिंग मशीन, देखिए अल्टरनेटर की आर वाई और बी, ये कौन सी हो गई, आर वाई बी। इनको कलर के हिसाब से बना देते हैं। ये आर फेस हो गया, ये वाई फेस हो गया और ये बी फेस बना दिया मैंने। अब इनको कनेक्ट कर दिया उसी तरीके से, आर से आर, वाई से वाई और बी से बी। ठीक है, इनके बीच में लगाया जाता है एक टीपीआई स्विच। यही लगा दिया मैंने स्विच, क्या लगा दिया, स्विच। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको कि कैसे एक ब्राइट लैंप मेथड कार्य करता है। देखिए आर वाई बी फेज सीक्वेंस तो सभी का सेम रखना है, लेकिन जो इसमें बल्ब लगाए जाते हैं ना, वो समझना है आपको किस तरीके से लगाए जाते हैं। देखिए आर वाई बी को कनेक्ट करना है बी आर वाई से, किसे, बी आर वाई से। यानी कि देखिए जो आर फेस होगा, आर फेस को कनेक्ट करेंगे हम बी फेस से। देखिए बी फेस से, यहां पर क्या है, यहां पर एक बल्ब लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। अब वाई फेस को किससे कनेक्ट करना, आर से। वाई कनेक्ट हो, वाई को, अब ये वाई हो गया, ये देखिए वाई को कनेक्ट कर दिया आर से, यहां पर भी एक बल्ब लगा दिया। अब बी जो फेस हो गया, बी फेस को किससे कनेक्ट करना है, एक मिनट, बी को करना है वाई से, ये लो है, यहां पर भी एक बल्ब लगा दिया। समझ आ गया वो आपका? क्या ये बल्ब हमने क्यों लगाई है, ये कनेक्ट क्यों किया है, ताकि हम इसके वोल्टेज, फेज सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी को देख सके कि क्या वो समान है या नहीं है। अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए क्या कहा मैंने, आर वाई बी फेज को, ये लाइन होगी, ये लाइनें बनाई ऊपर मैंने, उनको कैसे कनेक्ट करना है, बी और वाई से। इनके बल्ब को जो कैसे कनेक्ट करेंगे, आर फेस को बी से कनेक्ट कर देंगे, वाई फेस को आर से, बी को वाई से कनेक्ट कर देंगे। ये कौन सा मेथड बता रहा हूं आपको, ब्राइट लैंप मेथड। जो डार्क लैंप मेथड था ना, उसमें तो हमने क्या था, आर को आर से कनेक्ट कर दिया था, वाई को वाई से कनेक्ट कर दिया था और बी को बी से कनेक्ट कर दिया था। लेकिन यहां पर बात हो रही है ब्राइट लैंप मेथड की, आर को बी से करेंगे, वाई को आर से, बी को वाई से। इसमें भी वही तीन विधियां हैं। कौन सी, अगर ये लैंप एक साथ जलते बुझते नहीं है, अगर एक साथ ये जलते बुझते नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। क्या है, फ्रीक्वेंसी अलग है। फ्रीक्वेंसी को ठीक करने के लिए घूर्णन गति को ठीक कर देंगे। क्या किया जाता है, घूर्णन गति को कम या ज्यादा करके जो है फ्रीक्वेंसी को समान कर दिया जाता है। अब दूसरी कंडीशन वही, अगर लैंप युगल एक प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, ये तीनों ही बंद पड़ गए हैं, अगर तीनों बंद हो गए हैं, तो अब हम समझ सकते हैं कि जो इसका फेज सीक्वेंस है, जो फेज सीक्वेंस है उसमें डिफरेंस है। तब क्या है, किसी भी दो फेज के फेज को बदल कर हम इसके फेज सीक्वेंस को ठीक कर सकते हैं। और क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, अगर ये मान लीजिए ये धीमे चल रहे हैं, अगर धीमे चल रहे हैं तो इनके वोल्टेज में डिफरेंस है,
इनकमिंग मशीन में और रनिंग मशीन के टर्मिनल जो वोल्टेज है उसमें डिफरेंस है, उसको हम फील्ड रेगुलेटर की हेल्प से वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपको ना ये समझ आना चाहिए जो मैंने आपको डायग्राम समझाया है, फेज सीक्वेंस हमेशा सेम होना चाहिए। देखिए आर से जो ये आर है, आर से आर ही कनेक्ट होना चाहिए, और वाई से वाई ही कनेक्ट होना चाहिए, और बी से बी ही कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन जो ये मैंने आपको बताया आर वाई बी और बी आर वाई, ये बस हमने लैंप लगाए हैं ये चेक करने के लिए कि क्या ये ठीक है, क्योंकि ये एक मेथड होता है चेक करने का, ब्राइट लैंप मेथड। ठीक है, ये तो बस हमने बल्ब लगाए हैं, फेज सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तीनों इसकी कंडीशन समझ गई है। अगर जलते बुझते हैं तो फ्रीक्वेंसी, अगर एक साथ नहीं जलते बुझते हैं तो फेज सीक्वेंस, अगर कम जग रहे हैं तो वोल्टेज में डिफरेंस है। अब अगर ये तीनों लैंप अच्छे तरीके से पूरे तरीके से जग गए हैं, ठीक है, पूरी तरीके से जगे हुए हैं, तब क्या है, तब हम समझ सकते हैं कि इसको हम दोनों मशीनें एक जैसी हैं, वोल्टेज भी फ्रीक्वेंसी भी और फेज सीक्वेंस भी तीनों सेम है, तो हम अभी इसको चला सकते हैं पैरेलल में। उम्मीद आप सभी को दोनों समझ आ गई होंगे, डार्क लैंप मेथड भी और ब्राइट लैंप मेथड भी। अब हम एक बार समझ लेते हैं डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड क्या होता है। ये देखिए गूगल से ये इमेज ली गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर रनिंग मशीन लगी हुई है, जो पहले से ही अल्टरनेटर है उसको क्या कहेंगे, रनिंग मशीन कहते हैं। और ये जो ये वाली मशीन है इसको कहेंगे इनकमिंग मशीन। इसको अब आपको समझना जरूरी है। डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड में क्या होता है, एक बल्ब डार्क रहता है और दो बल्ब ब्राइट रहते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि दोनों अल्टरनेटर सेम हैं। कब, जब एक डार्क होता है और दो ब्राइट रहते हैं, यानी कि दो जगह रहते हैं, उस कंडीशन में हम समझ जाते हैं। ठीक है भाई, लो अब समझिए इस प्रकार डायग्राम। आर से तो आर जोड़ दिया हमने, देखिए फेज सीक्वेंस सेम है इनका, आर से आर जुड़ा हुआ है, वाई से वाई जुड़ा हुआ है, बी से बी जुड़ा हुआ है, फेज सीक्वेंस हमेशा सेम रहना चाहिए भाई। ठीक है, अब देखिए जो इसका लैंप लगाएंगे, लैंप युगल जो लगाते हैं वो किस तरीके से, आर फेस आया यहां पर, आर फेस से आर फेस में ही ये बल्ब कनेक्ट कर दिया, आर से ही आर में बल्ब कनेक्ट कर दिया। लेकिन जो बी होता है, बी का जो बल्ब है वो वाई से कनेक्ट कर देंगे, और जो वाई का जो बल्ब होगा, वाई लाइन का जो बल्ब होगा वो बी फेज से कनेक्ट कर देंगे भाई। आर को तो आर से ही रखते हैं कनेक्ट, और वाई को बी से कर देते हैं, बी को वाई से कर देते हैं। अब इसमें चेक कैसे करते हैं, इन बल्ब की हेल्प से। देखिए अगर आर वाई का, सॉरी आर वाई नहीं, बी वाई, अगर बी वाई वाई बी से प्रकाश कम है, किसका, अगर बी वाई का ज्यादा प्रकाश है और वाई बी का प्रकाश कम है, तो जो इसकी घूर्णन गति है वो कम है, किसकी, जो इनकमिंग मशीन होती है ना, जो इनकमिंग अल्टरनेटर है उसकी घूर्णन गति कम है। तो उसकी घूर्णन गति को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्राइम मूवर की हेल्प से। अब आप सभी को पता है गति कहो या फिर फ्रीक्वेंसी को, एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है, गति भी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के समानुपाती होती है। अगर वाई बी या फिर बी वाई अगर कम जगह वो प्रकाश कम है, तो हम वहां से समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी कम है, तो हम उसकी गति को बढ़ाकर, अगर गति को बढ़ाकर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को समान कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर वाई बी का प्रकाश अधिक है और बी वाई का प्रकाश कम है, तो यहां से हम समझ जाते हैं कि जो इसकी गति फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अधिक है, फ्रीक्वेंसी अधिक है। अब फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए क्या है, उसकी गति को भी कम कर देंगे भाई। देख भाई मैंने पहली कंडीशन में आपको क्या बताया, अगर बी वाई का प्रकाश ज्यादा है और वाई बी का प्रकाश कम है, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर वाई बी वाई से ज्यादा तेज जग रहा है, तो वहां पर गति यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो उसकी गति को हम कम करके फ्रीक्वेंसी को सही कर सकते हैं। अगर ये दोनों जो बल्ब है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये दोनों बल्ब एक साथ नहीं जलते बुझते,
एक साथ नहीं जगते बूझते तो हम इसके फेज सीक्वेंस में गलती मान लेते हैं। क्या? फेज सीक्वेंस में, यानी कि इसके फेज क्रम में अंतर हो सकता है। अगर ये एक साथ नहीं जग बुझ रहे तो किस में कमी पा सकती है? फेज सीक्वेंस में कमी पा सकती है कि नहीं दोनों को आपस में बदलकर फेज सीक्वेंस सही कर दिया जाता है। यहां पर आपको थोड़ी मुश्किल हो रही होगी समझने में डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड में, लेकिन आप समझ जाओगे क्या किया मैंने। देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। आर को आर से कनेक्ट कर दिया, वाई को बी से, बी को वाई से। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, अगर बी वाई से ज्यादा जग रहा है तो उसकी गति कम है। तो उसकी गति क्या है? मोटर की गति कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं? गति को बढ़ाकर। उसी तरीके से अगर वाई बी से ज्यादा, अगर वाई बी से ज्यादा जग रहा है, वाई बी ज्यादा जग रहा है बी वाई से, तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, गति को कम करके उस फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई, अगर एक साथ नहीं जगते बुझते तो उनके फेज सीक्वेंस में कमी हो सकती है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं आपस में दो को बदलकर। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है? अगर वो कम जग रहे हैं, क्या? अगर वो कम जग रहे हैं, आर ये बी वाई और वाई बी, अगर ये कम रोशनी दे रहे हैं तो इसकी वोल्टेज में डिफरेंस है भाई। किसमें? वोल्टेज में। रनिंग मशीन में और इनकमिंग मशीन की वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज में कमी है। वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? फील्ड रेगुलेटर की हेल्प से। फील्ड रेगुलेटर की हेल्प से हम उसको वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को समान कर सकते हैं। अब लास्ट में क्या होता है देखिए, अगर ये जो आर फेज का जो बल्ब है ये डार्क हो जाए, अगर ये डार्क हो जाए, आर वाई और बी फेज के जो ये बल्ब है अगर ये पूरी तरीके से ब्राइट हो जाए तो हम समझ जाते हैं जो रनिंग मशीन है और इनकमिंग मशीन है उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी टर्मिनल वोल्टेज, उनका फेज सीक्वेंस तीनों सेम है। तब हम क्या करते हैं, जो ये टीपी स्विच है इस टीपी स्विच को हम कनेक्ट कर देते हैं, जिससे दोनों जो मशीनें हैं, दोनों जो अल्टरनेटर हैं वो आपस में पैरेलल में चल जाते हैं। कब? जब आर फेस डार्क हो गया और वाई और बी फेस ब्राइट हो गया। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड। अब जो तीसरी विधि है वो होती है सिंक्रोस्कोप मेथड। कौन सा? सिंक्रोस्कोप मेथड। सिंक्रोस्कोप में क्या होता है? सिंक्रोस्कोप मेथड में एक अन्य मशीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहा जाता है, एक यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं सिंक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? सिंक्रोस्कोप। सिंक्रोस्कोप मेथड विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें तुल्यकालीकरण के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं सिंक्रोस्कोप यंत्र। और इस यंत्र के अंदर क्या है? एक दो फेज वाली, टू फेज वाली ना एक मोटर लगी होती है, टू फेज वाली मोटर लगी होती है जिसके स्टेटर तथा रोटर दोनों पर जो है दो फेज वाइंडिंग की जाती है। और इस मोटर के अंदर जो रोटर होता है उस रोटर के ऊपर एक संकेतक जुड़ा होता है, यानी कि एक इंडिकेटर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एक इंडिकेटर लगाया जाता है। अगर मान लेते हैं दोनों फेजों को जब हम कनेक्ट करते हैं तब सिंक्रोस्कोप के स्टेटर तथा रोटर पर दो फेज लाइन से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि सिंक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर एक मोटर होती है और उस मोटर में दो फेज वाइंडिंग होती है, इसलिए इसमें जो जो लाइन होती है लाइन के आर और वाई से ही कनेक्ट किया जाता है। अगर इनकमिंग मशीन की जो गति है, इनकमिंग मशीन की अगर आवृत्ति अधिक है ना भाई, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो क्या है, जो संकेत होगा, जो इंडिकेटर होगा सिंक्रोस्कोप का, वो फास्ट की ओर दर्शाता है। कब? जब फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होता है। किसकी? इनकमिंग मशीन की। अगर इनकमिंग मशीन की घूर्णन गति या फिर आवृत्ति कम है, अगर इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी कम है तो जो इंडिकेटर होगा वो स्लो की ओर दर्शाएगा। बिल्कुल आसान मेथड है, आपको भी समझने में आसानी होगी। जो सिंक्रोस्कोप मेथड होता है उसमें क्या होता है, एक सिंक्रोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसमें दो फेज वाली मोटर लगी होती है, जिसके स्टेटर और रोटर दोनों पर दो फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और उस मोटर के अंदर जो रोटर होता है उस रोटर के साथ एक संकेतक यानी कि एक इंडिकेटर लगाया जाता है। अगर वो इंडिकेटर फास्ट की ओर दर्शा रहा है तो हम समझ जाते हैं जो इनकमिंग मशीन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर वो इंडिकेटर स्लो की ओर दर्शा रहा है तो हम समझ जाते हैं कि उस इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी स्लो है। प्राइम मूवर की हेल्प से अगर ज़्यादा है तो कम कर देंगे, अगर कम है तो ज़्यादा कर देंगे। किसकी हेल्प से? प्राइम मूवर की हेल्प से। ठीक है भाई।
अब जब अगर इंडिकेटर स्थिर हो जाता है, ना तो वो फास्ट की ओर जा रहा है ना ही वो स्लो की ओर जा रहा है, अगर वो स्थिर है एक जगह पर शांत है, तो हम समझ जाते हैं कि जो रनिंग मशीन है और इनकमिंग मशीन है दोनों एक समान है। तब उस कंडीशन में हम जो टीपी स्विच होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो उम्मीद है आप सभी को जो ये चारों मेथड मैंने आपको बताए, डार्क लैम्प मेथड, ब्राइट लैम्प मेथड, डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड और सिंक्रोस्कोप मेथड, सभी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको दोबारा बताने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। वैसे तो कोई ज़्यादा नहीं मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार और वीडियो को देख लोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दूं। देखिए, मैंने आपको एक घूर्णी, जब मैं आपको बता रहा था क्लासिफिकेशन बता रहा था अल्टरनेटर का, अगर आर्मेचर घूर्णी का प्रयोग हो रहा है, किसका, घूर्णी आर्मेचर का प्रयोग हो रहा है, घूर्णी आर्मेचर का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, और वहां पर थ्री फेज स्टार कनेक्शन का प्रयोग किया गया है। आर्मेचर वाइंडिंग के लिए किसका प्रयोग किया गया है, थ्री फेज स्टार कनेक्शन का प्रयोग किया गया है। अब हमें पता है अगर घूर्णी आर्मेचर है तो हम आउटपुट कहां से लेते हैं, आउटपुट लेते हैं स्लिप रिंग से, क्योंकि आर्मेचर जो है घूमने वाला भाग होता है और वहीं से हम जो है आउटपुट लेते हैं। सीधा कनेक्शन तो कर नहीं सकते वहां पर, तो हमें आउटपुट लेने के लिए स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। तो वहां पर कितनी स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, वहां पर 4 स्लिप रिंग लगेंगी भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा मत समझना कि ऐसे ही है। जो घूर्णी आर्मेचर है, अगर आर्मेचर घूम रहा है और थ्री फेज स्टार कनेक्शन का प्रयोग किया गया है तो वहां पर 4 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। और अगर घूर्णी आर्मेचर है लेकिन थ्री फेज डेल्टा का प्रयोग किया गया है तो वहां पर 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होंगी। क्या कहा मैंने, आर्मेचर घूर्णी है और थ्री फेज डेल्टा का प्रयोग किया गया है तो वहां पर 3 स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। और जब स्थिर आर्मेचर होता है, क्या होता है, जब स्थिर आर्मेचर होता है तब तो हमें पता है स्थिर आर्मेचर में तो हम जो आउटपुट है वो सीधा ही ले लेंगे, लेकिन वहां पर भी स्लिप रिंग किस लिए दी जाती है, फील्ड को उत्तेजित करने के लिए स्लिप रिंग लगाई जाती है। और लेकिन वहां पर तो केवल 2 ही स्लिप रिंग लगाई जाती है। स्थिर आर्मेचर में हम आउटपुट लेने के लिए स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इनपुट देने के लिए, किसको, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है वहां पर। इसलिए हमेशा याद रखना, जब घूर्णी आर्मेचर होगा और थ्री फेज स्टार कनेक्शन होगा तो 4 स्लिप रिंग, अगर थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन होगा तो थ्री स्लिप रिंग, लेकिन अगर आर्मेचर स्थिर है तो वहां पर 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, वो भी इनपुट देने के लिए। किसके लिए, इनपुट देने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट रह गया है, देखिए, जब हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं ना किसी भी अल्टरनेटर की, किसकी, सिंक्रोनाइजेशन करते हैं किसी भी अल्टरनेटर की, तो यहां पर जो इनके अंदर मैंने आपको बताया फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। क्या, फेज सीक्वेंस तो सेम होना चाहिए, लेकिन जो फेज एंगल होता है, फेज एंगल जो होता है वो कितना, अगर डिफरेंस है उसके अंदर तो हम कर सकते हैं, देखिए 20%, प्लस माइनस 20% का अगर डिफरेंस है ना तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए ये आर वाई और बी हो गया, ठीक है, ये हो गया इनकमिंग मशीन, रनिंग मशीन। अगर इनकमिंग मशीन में अगर बी यहां पर है, कहां पर, आर यहां पर है और वाई यहां पर है और बी यहां पर है, कितना डिफरेंस है इनके अंदर, 20 डिग्री का, 20 डिग्री का, कितना, 20 डिग्री का अगर इनके अंदर एंगल है, ठीक है, डिग्री कह रहा हूं 20% का, डिग्री को मत समझिए आप, परसेंटेज को समझिए। अगर फेज कोण के अंदर ना प्लस माइनस 20% है ना तो हम जो है इसको आसानी से चला सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा, देखिए फेज सीक्वेंस तो सेम होना चाहिए, आर को आर से, वाई को वाई से, बी को बी से कनेक्ट करना है, लेकिन जो फेज एंगल होता है ना, क्या, जो ये फेज एंगल होता है, इस फेज एंगल की सीमा अगर थोड़ी 20% भी ऊपर नीचे है ना, अगर 120 का अंतर होता है, अगर 100 का अंतर है तब भी हम चला देंगे, 80 का अंतर है इसका, 140 है फिर भी हम चला देंगे, कितना,
±20% तो चल जाएगा, लेकिन ±20% से ऊपर नहीं होगा। एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई कि जब हम दो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तब अधिकतम फेज कोण की सीमा कितनी होनी चाहिए? ±20% की होनी चाहिए भाई। सवाल आया हुआ है एग्जाम में, तभी आपको बताया है। और यहां से आपको पता चल गया होगा, अगर घूर्णी आर्मेचर है तो 3 फेज स्टार कनेक्शन है तो 4 स्लिप रिंग, डेल्टा कनेक्शन है तो 3 स्लिप रिंग, और आर्मेचर स्थिर है तो 2 स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और क्या है, अगर हम अल्टरनेटर की उत्तेजना बढ़ाते हैं, एक और मेन पॉइंट है, अगर हम अल्टरनेटर की उत्तेजना बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने एक बार यहां पर जो आपको बताया, ये इस पे भी स्टार लगा लीजिए और इस पॉइंट पर भी स्टार लगा लीजिए। क्या कहा मैंने? अगर हम किसी अल्टरनेटर की उत्तेजना बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा। अगर उत्तेजना घटा देते हैं, उत्तेजना घटाते हैं तो पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? लीडिंग या फिर अग्रगामी हो जाता है। अगर उत्तेजना सामान्य है भाई, तब क्या होगा? अगर उत्तेजना सामान्य है तो इकाई पावर फैक्टर होगा, यूनिटी। क्या? यूनिटी। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। उत्तेजना बढ़ाएंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर, उत्तेजना घटाएंगे तो लीडिंग पावर फैक्टर, और सामान्य उत्तेजना रखेंगे तो इकाई पावर फैक्टर होता है। ठीक है। और लेकिन ये होता है अल्टरनेटर की कंडीशन में। किसकी कंडीशन में? अल्टरनेटर की। एक होती है सिंक्रोनस मोटर, ये तो सिंक्रोनस जनरेटर हो गया जैसे, वो होती है सिंक्रोनस मोटर एक, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो एक अलग चैप्टर उसका, सिंक्रोनस मोटर का। ठीक है। उसमें इसका उल्टा होता है, अगर उसमें उत्तेजना बढ़ाते हैं ना तो उसमें लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है। ठीक है। और उत्तेजना घटाते हैं तो लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है। किसमें? सिंक्रोनस मोटर में। याद रखना आपको इस बात को, कहीं जब जाके आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपने अल्टरनेटर में तो ये बताया था, क्योंकि वो भी एक सिंक्रोनस मशीन है, लेकिन ये सिंक्रोनस जनरेटर है, वो सिंक्रोनस मोटर है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें उत्तेजना बढ़ाने के वक्त लैगिंग हो रहा है ना तो उसमें लीडिंग हो जाएगा, और यहाँ पर उत्तेजना घटाते के समय लीडिंग हो रहा है तो वहां पर लैगिंग हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यहां पर होता है हमारा अल्टरनेटर वाला चैप्टर कंप्लीट। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना अल्टरनेटर की इसमें चैप्टर में, सभी के बारे में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। सभी चीज़ों को मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है। अगर पूरे चैप्टर में आपको कहीं कमी लगती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को समझ नहीं आया वो पॉइंट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।